प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले मुत्तहिद अपोजिशन ने खान को घेर लिया। इमरान खान को हटाने के लिए अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। बुज़दार का खुमार खान के सर से ना उतरा। पंजाब की वजारत आला के मामले पर वजीर आजम इमरान खान और जहांगीर तरीन ग्रुप में ठन गई। अलीम खान का हिमायत याफ्ता जहांगीर तरीन ग्रुप उस्मान बुज़दार को हटाने पर बज़िद। इसके अलावा बात करेंगे पंजाब में उस्मान बुज़दार के कमजोर पड़ते ही सब बाहर निकल आए। चौधरियों और तरीन के बाद गजनफर चीना का ग्रुप सामने आ गया। नए ग्रुप्स के सामने आते ही चौधरी शुजात बीमारी के बावजूद अपने बेटे के हमरा मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। इसके अलावा बात करेंगे आसाब और इक्तदार की जंग। कप्तान ने मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अदम एतमाद आने के कितने रोज बाद इजलास बुलाएंगे। ऑपोजिशन और हुकूमत ने मोर्चे संभाल लिए। नई सियासी बैठकों का सिलसिला जारी। अदम एतमाद ऑपोजिशन के लिए वजीर आजम को घर भेजने के नंबर्स पूरे हो चुके हैं। इन तमाम मुमकिनात पर बात करेंगे। सबसे पहले जिस तरीके से ऑपोजिशन ने मुत्तहिद होकर इमरान खान को घेर लिया है और जो एक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, तहरीक अदम एतमाद भी जमा करा दी गई है। अब कितने दिन का वेट टाइम होगा और किस तरीके से ये चीज़ें आगे प्रोसीड करेंगी। जो एक मैच शुरू हो गया है, इसका फिनाले कब देखने को मिलेगा आमिर साहब, अगर इसको इस तरह से देखें? अब तो फिनाली आ जाएगी जल्दी। कम से कम ये तो हुआ कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। तो ये जो इतने हफ्तों से और महीनों से चमगोइयाँ थी कि जी अब क्या होगा अब क्या होगा, तो ये महीने में फैसला होगा। टाइम फ्रेम ये है। वो वेरी रेलेवेंट गेस्ट विद अस हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है डॉक्टर बाबर अवान साहब। मामले खुसूसी बराए पार्लिमानी उमूर हैं और रेलेवेंट इसलिए भी हैं कि इस वक्त वो बता सकते हैं कि अभी मुमकिनात क्या है, हुकूमत के पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं। आमिर साहब, मैं उन्हीं से ही पूछ लेता हूँ जो अस्सलाम वालेकुम अवान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम आमिर जी। मैं जो हमें समझ आ रही है अब कि रिक्विजिशन के लिए 14 दिन चाहिए और उसके बाद जो है 7 दिन चाहिए होंगे कि कम से कम जो है ना कि 7 दिन में निपटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो अगर एक्सटेंड करना चाहे, लंबा करना चाहे, तो गवर्नमेंट जो है उसको 29 तारीख तक खींच सकती है। मैं सही समझ रहा हूँ? देखें, आप जिस तरह से भी समझें, बुनियादी नुक्ता ये है। रऊफ क्लासा साहब भी आए हुए हैं, मुझे नजर नहीं आ रहे। सर उनके जो है बगैर हम कैसे चल सकते हैं? सर तमाम हम तो गोश होकर सुन रहा हूँ सर आपको। मैं बुनियादी नुक्ता मैं आपको बता देता हूँ। बुनियादी नुक्ता ये है कि क्या ये मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कामयाब हो गई? इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। उसका सबब मैं आपको 3 बताता हूँ, बाकी मैं नंबर गेम्स वगैरह कुछ चीज़ें मैं यहाँ नहीं बता सकूँगा। पहली बात यह है कि इन्होंने 2 दफ़ा पहले कोशिश की थी और 2 दफ़ा ये लेके आए थे डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। ये शर्मिंदगी के साथ उनको दफ्तर में जाके गुफ्तगू करके वापस लेना पड़ी। फिर ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर जितने वोटों से बने थे, जब हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया तो ज़्यादा वोट हमें मिले और इनको पहले से कम वोट मिले। अब वो कौन सा कमाल हो गया है, सिवाय इस बात के कि आज शहबाज शरीफ साहब ने जो चार्जशीट दी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, उसकी सबसे बड़ी ग्राउंड ये थी कि देखिए इन्होंने यूरोपीय यूनियन की शान में गुस्ताखी कर दी। और मैं अभी आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास है तो वो दिखा भी सकते हैं आप। जी दिखा रहे हैं सर। वो जो मौलाना की पार्टी है, उन्होंने सेनेट के अंदर करारदाद डाल दी है कि इस गुस्ताखी के हवाले से मुहासबा किया जाए प्राइम मिनिस्टर का, और उसके ऊपर वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इसलिए जो नंबर गेम्स वाली बात थी वो थोड़ा सा इबाम रह जाता इतने दिनों के लिए, जो आप जिस तरह से आमिर आपका जो सवाल था, लेकिन वो इबाम खत्म हो गया। इसलिए कि आप आ गए ये इस्लामाबाद में, पंजाब पीछे चला गया। पहले इस्लामाबाद का फैसला होगा तो उसमें लाइन खींचेगी कि कौन लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं, पीटीआई में कहते हैं हम हैं, और वो वोट देने के लिए वहां पे नहीं जाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में इबाम दूर हो गया है। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी एक अहम बात की है, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। आपने कहा जनाब कि इन पिछले साल जब यहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट के इलेक्शन जीत गए थे तो कहा गया था वज़ीर आज़म शायद जो है अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं क्योंकि हफीज़ शेख साहब हार गए थे। तो आप लोगों ने बड़ा वाइजली उनको मेरे ख्याल सही एडवाइस किया, उन्होंने आपकी एडवाइस को बाई किया और मेरी भी इन्फॉर्मेशन जी है कि आपकी बात को ज़्यादा सुनते भी हैं, समझते भी हैं।
तो वो सही आपकी एडवाइस थी कि अगर इससे पहले कि आके पोजीशन को यहाँ पे आके अटैक करे तो हम आके प्रीएम्प्ट करके खुद ही अपना ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। उस वक्त जो हालात थे 3-4 बड़े डिफरेंट हैं जो मुझे लग रहे हैं कि उस वक्त ये अपोजिशन के लोग इकट्ठे नहीं हुए थे। शहबाज शरीफ साहब हैं वो चौधरी को घर नहीं गए थे, उसके बाद आपको याद होगा जरदारी साहब हैं वो नहीं गए थे। आज जैसे चौधरी शुजात जो हैं मौलाना फजल रहमान साहब के इसी वक्त घर पहुंचे हुए हैं। फिर MQM ने भी कोई बयानात नहीं दिए थे। उसके बाद जहांगीर ग्रुप भी सामने नहीं आया था। इसके बाद अलीम खान साहब हैं वो नहीं थे। आज एक और छीना साहब सामने आ गए। सो एक साल में तो बहुत सारा पानी जो है उसमें ब्रिजेस में से निकल गया है। आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। आप समझते हैं कि आपकी दफ़ा जो है मूव जो है बड़ी सीरियस है कि अपोजिशन ने खुद डाली है कि आप इस पे आए और आपके खिलाफ हम आगे तरीके एतमाद करना चाहते हैं। उस वक्त तो आपने खुद वोट ले लिया था, तो आपको दोनों में कोई फर्क नहीं लग रहा सर? Rauf Klasa साहब, thank you very much. Very incisive question like always and very good one. I love to answer this. इसके 3 मैं आपको डिनोमिनेटर बता देता हूं जिनकी वजह से इनको वही हालात नहीं उनसे अच्छे हालात हैं। पहला ये है कि उस वक्त लोग ये समझ रहे थे कि शायद पता नहीं ये बजट तक भी पहुंच सकेंगे, शायद पता नहीं ये कोई लेजिस्लेशन भी कर सकेंगे। उस वक्त हालात ज्यादा खराब थे, कोविड था, सारी तरफ प्रोपेगेंडा हो रहा था कि हम आपको कह रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर कह रहे थे, बाकी सारे जो आप 2 के अलावा या 2-4 और दोस्त हैं उनको छोड़ के बाकी सारे कह रहे थे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मोदी का मॉडल हमें फॉलो करना चाहिए। हालात उस वक्त बुरे थे। आज हम जो 5वीं लहर थी उससे भी ओमिक्रॉन की गुजर के, और इनको इस वक्त हम जहां पाकिस्तान खड़ा है मेरे नुक्ता नजर से और जो बैनुल अक़वामी इदारे बताते हैं उसके नुक्ता नजर से हमारी बहुत बेहतर पोजीशन है उसके मुकाबले में। एक हो गया। दूसरी बात यह है कि इमरान खान एक डिटर्मिनिंग फैक्टर है कि वोट एक अलग से बहस है। पहली बात यह कि पीटीआई में कोई है या नहीं है, इनके ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उस दिन तय हो जाएगा कि जो लोग कहते हैं, अभी तक जितने भी लोग हैं वो सारे कहते हैं इमरान खान के हम साथ हैं, पीटीआई का हम हिस्सा हैं, वो कोई ग्रुप उसका आप नाम लिख लें, और जो वहां पे जा रहे हैं उनमें से जो MNAs हैं वो कितने हैं जरा मुझे बताइए, जो ये कह रहे हैं कि हम इस ग्रुप में जाएंगे या उस ग्रुप में जाएंगे। और जितने भी लोगों के ऊपर काम किया गया था वो सारे की सारी डीप ब्रीफिंग मुकम्मल हो गई है। जितनी उन्होंने अपने बहुत कोशिश की, पैसा भी लगाया। माफ कीजिएगा कि बात काट रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल आप ये सियासी बातें कर रहे हैं। मैं आपसे जरा इसका कानूनी पहलू समझना चाहता हूँ, क्योंकि पहले ये बहस चल रही थी कि ये स्पीकर को फारिग करेंगे या प्राइम मिनिस्टर को करेंगे के लिए मूव करेंगे। तो स्पीकर के अंदर था कि वहाँ पे क्योंकि सीक्रेट बैलेट था तो कोई लोटे वोटे जो फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे तो उनका नहीं पता चलेगा। तो अब इनके पास जो बकौल क्लासर साहब सिल्वर बुलेट एक ही थी, उन्होंने कहा वो प्राइम मिनिस्टर पे दागी जाए, ये वो रिस्क ले रहे हैं। तो अब ये है कि अगर तो आपके एलाइज टूट गए, कानूनी और आईनी तरीके से प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया फ़र्ज़ करें तो कोई इशू नहीं है, मगर जस्ट इन केस आपके बंदे तोड़ के अगर गिराया जाता है तो स्पीकर साहब उनको जो है फौरी तौर पे डिस्क्वालीफाई करके जो है वो इलेक्शन कमीशन में भेज सकते हैं। और जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, दिस इज़ माय क्वेश्चन, कि जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर का जब होगा तो उसके वक्त वो लोग मौजूद नहीं होंगे। दिस इज अ क्वेश्चन कि क्या वो ऐसी सूरत हाल होगी कि वो मौजूद नहीं होंगे, और अगर उस दफ़ा उनके लोटे हुए तो आपके स्पीकर साहब उन एप्लीकेशनों के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर बैठ सकते हैं, डिले कर सकते हैं। देखें, उससे पहले मैं रऊफ क्लासर साहब की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। आप नहीं जानते ये आधे से ज्यादा पटवारी है और बड़ी डीप कॉन्स्टिट्यूएंसी रखते हैं सर। ये पटवार में नहीं सर, मैं उनके सवाल का आपको एड्रेस करके आपकी तरफ। मैं आधा पटवारी नहीं हूँ, मैं अपने आप को पूरा पटवारी समझता हूँ। पटवारी जमीन पे रहता हूँ और मुझे यहीं पे मैंने फैमिलीज भी यहीं पे नहीं है, रोजी रोटी अल्लाह ने रखी है। अब मैं उसका जो आखिरी हिस्सा था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। पॉलिटिकल, सारी गेम ही पॉलिटिकल है, इसलिए पॉलिटिकल बात तो करनी पड़ेगी। वो आखिरी जो बात थी वो ये है कि जिस वक्त ये सारी एक्सरसाइज होगी हमारा कोई आदमी वहां पे मौजूद नहीं होगा सिवाय 2 के। एक चले जाएंगे वहां स्पीकर साहब जिन्होंने बैठ के वहां पे इसको कंडक्ट करना है, और दूसरा चला जाऊंगा मैं इसलिए कि आई डू नॉट हैव वोट इन द पार्लियामेंट, इसलिए मेरे बैठने पे एतराज नहीं हो सकता और मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का इंचार्ज हूं।
तो मेरा वोट नहीं है। जो वोट जाएगा वहां, दूसरा कोई भी शख्स अगर जाएगा तो सिवाय मासवाए स्पीकर के उसका वोट उनकी तरफ गिना जाएगा प्रेजेंस की वजह से, इसलिए कोई नहीं जा रहा। ये मैं बात क्लियर कर देता हूँ। अब आ जाइए, आपके सवाल जो है वो 2 लफ्जों से शुरू हुई है सारी थ्योरी जो आपने बयान किया है। आपने कहा अगर प्रिजम्पशन है, इस प्रिजम्पशन को मैं मुस्तरद करता हूं इस हवाले से कि अभी तक सारे के सारे इत्तेहादी यकसू हैं, सारे के सारे कैबिनेट का हिस्सा हैं, और सारे के सारे इत्तेहादी जो गुफ्तगुएं हैं, मेल मुलाकातें, ये आज की बात नहीं है। ये लोग मिलते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं। और जो दूसरी बात की वो ये था कि अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। मैं आपको 2 कैचेस बता देता हूं, आधे, बाकी मैं थोड़ा सा अपने पास बचा के रख लेता हूं। पहला कैच ये है कि जो ही कोई शख्स वहां जाएगा तो उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर आर्टिकल 63A का इतलाक हो गया। आज लोग कह रहे थे कि जी देखिए उसमें महीना लग जाएगा। महीना कैसे लगेगा? उसको शो कॉज करना है अगर प्राइम मिनिस्टर ने एज अ पार्टी चेयरमैन, तो वो उसी दिन हो सकता है। उसको अगर स्पीकर ने कोई रूलिंग देनी है कि ये वोट काउंट हो सकता है या ये वोट काउंट नहीं हो सकता, तो वो भी उसी तरह से देनी है। आपके सामने सेनेट का इलेक्शन है। सेनेट के इलेक्शन में जो निशान लगे हुए थे उनकी बुनियाद के ऊपर 8 वोट निकले और चेयरमैन सेनेट बैठे हुए, उनके खिलाफ वो 2 दफा ट्राई कर चुके, उनको डिसलॉज नहीं कर सके। तो इसलिए पाकिस्तान के आईन के मुताबिक ये अब आईनी प्रोविजन है। ये पिछले जो 2 का वो दे रहे ना हवाला के, एक बीबी के खिलाफ आई थी मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस और दूसरी शौकत अजीज के खिलाफ आई थी। उस वक्त फर्क ये है कि आईन के अंदर 63A मौजूद नहीं था। अब 63A पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दौर में, मैं लॉ मिनिस्टर साहब, मुस्लिम लीग नून की दिलो जान से हिमायत के साथ ही इसको रखा गया। तो वो किस तरह से, जो ही वो लोटा कोई आपको नजर आएगा पाकिस्तान के जिस कोने में भी इलेक्शन के हवाले से, तो आप उसको, मीडिया तो उसको नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस अगर और मगर में कोई जान हो सकती है जो प्रिजम्पशन वो रेज़ कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पे आपने सवाल किया था, और ठीक सवाल था। तो अच्छा, दूसरा नुकता इसका ये है कि फर्ज करें कि कोई रूलिंग आ जाती है, तो स्पीकर की रूलिंग, पहली बात यह है कि जो इंटरनल बिजनेस है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते किसी अदालत में। दूसरी बात यह कि अदालत में जा सकते हैं, तो एक और वेन्यू खुलेगा ना। डॉक्टर साहब, लड़ाई सिंपल नहीं है सर, इसमें थोड़ा सा हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, ये कहने के बाद में ये सारी बात आप प्लीज करेक्ट कीजिएगा। आपने बड़ा तफसील से सर बताया, आपसे बेहतर ला कौन समझता होगा। 2-3 चीजें आपने हवाला दिया सर सेनेट ऑफ पाकिस्तान का, जब जरदारी इनके गिलानी साहब के 8 वोट जो है ना उन्होंने सस्पेक्टेड करार दिए थे। और आप शायद समझना कि अगेन जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है, अगेन अगर यहाँ पे आते हैं पीटीआई के लोग आते हैं तो स्पीकर यही कह सकते हैं ये पीटीआई के लोग हैं, इनको तो हम ये वोट डालने का मैं राइट ही नहीं देता। उसमें यह था कि वो सीक्रेट बैलेटिंग थी वहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसर के पास ये पावर थी कि वो फैसला करे। यहाँ तो आपने हाथ उठाने हैं, और मेरा ख्याल है जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, प्लीज़ मुझे ठीक कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, यहाँ पे तो फ्लोर क्रॉसिंग तो उस वक्त लगेगी वंस वो अपने आप को काउंट करवाते हैं किसी के फॉर एंड अगेंस्ट। उसके बाद आपके पार्टी के जो आपके चेयरमैन है वो लेटर लिखेंगे स्पीकर को, रेफरेंस भेजेंगे, और स्पीकर का काम जो है वो ये बैठ के फैसला करना नहीं है, या वो अपने पास रख सकते हैं या वो उसको आगे रेफर कर सकते हैं उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। प्रोसेस को रोक तो नहीं सकते अगर वहां पे खड़े होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रोसेस को कोई रोक नहीं सकते, लेकिन इनहेरेंट पावर्स हैं स्पीकर के पास कि वो किसी इशू के ऊपर भी अपनी रूलिंग जारी कर सकते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, उनकी रूलिंग आइन के ऊपर होगी सर। मतलब आइन तो ये कहते हैं कि कोई बंदा खड़ा होके अपनी राय का इजहार कर सकता है, उस पे एप्लीकेशन जो भी होनी राय है, और बात है, राय वो तो बाद में होगी। अब दूसरी तरफ हम चले गए। पहला सवाल आपका बिल्कुल ऑन द स्पॉट है, वो ये है कि क्या कोई शख्स आएगा, जब जो शख्स तो जाहिर है वहां पे अंदर तो कोई मजहबी रिचुअल अदा करने के लिए नहीं आएगा, वोट के लिए आएगा। जब वोट के लिए आएगा तो पता लगेगा उस पर एतराज अगर किसी तरफ से उठता है तो वो उसने फिर, मैं मुकम्मल कर लूं अगर एक जुमला रऊफ साहब, सर मैं मुकम्मल कर लूं एक जुमला। जी हेलो, जी जारी रखें। वो जब आएगा तो वो उठ के अपने आप को, वोट 2 तरह से है, ये ओपन वोट है जी, ट्रू, सीक्रेट बैलेट भी वोट है, और बाय काउंट वो भी वोट होता है, बाय वॉइस वो भी वोट होता है, बाय डिवीजन वो भी वोट होता है, और रूल्स के मुताबिक बाय राइजिंग इन द सीट वो भी वोट होता है। वोट की फॉर्म का सवाल नहीं है। वोट अगर कोई देता है तो वोट देते वक्त 1 सेकंड के बाद उसके ऊपर डिफेक्शन लग जाती है। बाकी अब प्रोसीजर की बात, 2 जगह पे प्रोसीजर है, एक पार्टी के पास इख्तियार है और दूसरा इख्तियार स्पीकर के पास है
कि वो कहेंगे कि ये साहब इन्होंने ये किया, नाअहल हो गए और ये रेफरेंस में भेज रहा हूँ। नहीं सर यहीं पे रुकिएगा सर प्लीज, मुझे थोड़ा सा वो टाइम बताते हैं ना कि 1 महीना लगेगा, वो नहीं लगेगा। नहीं सर यहीं पे मेरा ख्याल है अगर के ऊपर मैं बात करूं, अगर और इस तरह अगर हो, ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह। सर मैं वही उसी आपसे पूछ लेते हैं, बेहतर आपसे। आपने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की है कि वो उसी वक्त स्पीकर उस पर ये क्लास लगा देगा जी आप डिस्क्वालीफाई हैं और मैं बाकी प्रोसेस के लिए भेज रहा हूँ इलेक्शन कमीशन को। क्या ये बात कानून में या कॉन्स्टिट्यूशन में, बाई लॉज में, वट ये लिखी हुई है कि स्पीकर किसी को नाअहल करार दे सकते हैं, या चेयरमैन ऑफ द पार्टी लेटर लिखेगा, रेफरेंस भेजेगा स्पीकर को, स्पीकर का डाकाने का काम है और वो रेफर कर देगा इलेक्शन कमीशन को? आप तो मेरा ख्याल है एक नया लॉ बता रहे हैं, नया कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे हैं, और अगर ऑलरेडी मौजूद है ये पावर स्पीकर की, तो मेरे इल्म में नहीं है, आप फिर हमें उस पर अपडेट कर दें। स्पीकर का काम तो सिर्फ वो डाकाने का है मेरा ख्याल। मैं कर देता हूँ मैं। एक पावर वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है कि प्रोसीजर क्या होगा जी। दूसरी पावर्स जो इनहेरेंट पावर्स हैं, उसके ऊपर नंबर ऑफ रूल्स हैं जो रूल्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोसीजर के नेशनल असेंबली के अंदर हैं कि किसी भी मसले के ऊपर जो स्पीकर है वो अपनी रूलिंग दे सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग प्रिसाइसली। सर यहीं पे हमारा थोड़ा सा मेरी हो रही है, हालांकि मैं शागिर्द हूं आपका कानून, मैंने आपसे या डॉक्टर शेरफगंज साहब थे, मैंने आपसे थोड़ा ये चीजें थोड़ी समझने की कोशिश की है कि ये पावर जो है वो आइन देता है कि वो उसके तहत उसने रेफरेंस जाएगा। ये आइन की मैं बात कर रहा हूं सर, उसके ऊपर क्या रूलिंग आ सकती है? आइन के ऊपर, वोट के ऊपर आ सकती है। दो बातें अलग-अलग है ना, आप मिक्स हम कर रहे हैं सर। एक बात वो है कि जो उसकी आप कह रहे हैं कि जब डिस्क्वालीफाई करके स्पीकर रेफरेंस भेजेगा डिस्क्वालिफिकेशन का, तो नोटिफिकेशन जारी करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये तो मैं मान गया, और ये प्रोविजन यही है, ये डाली हमारे दौर में गई थी। दूसरा जो जब मैं लॉ मिनिस्टर था और आप तकरीबन डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, दूसरा जो इसका हिस्सा है वो वोट के दौरान और कोई भी प्रोसीडिंग उसके दौरान किसी जगह कोई सवाल पैदा हो जाता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जितनी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन हुई है, फेटिव से लेके बजट तक और बजट से लेके जो ये हमने अभी पास किया था, जो एक्ट हमने पास किया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, पूरी अपोजिशन उठ के कहती थी खड़े होके कि बाबर साहब चूंकि मेंबर नहीं है इसलिए ये वोट नहीं दे सकते। तो रूलिंग किसकी आई थी? मैं जो प्रोसीजर है रूल्स ऑफ बिजनेस सर वो तो डिफाइन है ना, एक एडवाइजर जो है वो तो रूलिंग जारी कर सकते हैं। सर आप ठीक कह रहे हैं, एक एडवाइजर तो नहीं वोट पा सकता, वहां तो रूलिंग समझ आती है। अच्छा सर आगे चलते हैं। इसका मतलब ये है कि एक बड़ा फड्डा जो है ना, जो मुझे समझ आ रही है कि स्पीकर साहब पहले से कह देंगे कि यू आर डिस्क्वालीफाइड, आप पे क्लास अब भी और इसी वक्त लग चुकी है के बगैर ही, मतलब उसके बगैर। ये देखे ना आप ये जो आप इसके पर लगा रहे हैं उसमें तो मैं जाना ही नहीं चाहता ना कि काउंटिंग के बगैर ही, वोट तो पहले डालेगा फिर काउंट होगा ना। सर लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, इसी तरह हमारा मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में हम आपसे ज्यादा रिक्वेस्ट करते रहेंगे, आप हमें गाइड करते रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन सर, आपने कहा है कि हमारा कोई मेंबर वहां पे वो नहीं आएगा हाउस में, जो आपकी स्ट्रेटेजी मुझे लग रही है कि हम इसको बीट करेंगे, अपोजिशन वाले अपने बंदे लेके। अगर जस्ट इन केस एक सिनारियो, और मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, चले मैं उसी की बुनियाद पर सवाल पूछता हूँ। अगर कल को एक लेटर जाता है स्पीकर को, इससे पहले तरीके अदम एतमाद की, ये काउंटिंग से पहले, कि जनाब के ये 3 लोगों का पार्लियामेंट वहाँ पे पार्टी के सरबराह है, उसमें क्यू लीग है, GDA है और आपकी MQM है, ये कहते हैं जी हमने जो पार्लियामेंट्री सपोर्ट इमरान खान साहब को दी हुई थी हाउस में, हम उसको विड्रॉ कर रहे हैं। तो उसके बाद इमरान खान साहब को वहां पे 172 लोग नहीं आके प्रोड्यूस करने पड़ेंगे टू शो हिज ओन स्ट्रेंथ एंड वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। आप इस पॉसिबिलिटी को भी देख रहे हैं कि जनाब कि इसकी बजाय कि आप अपने लोगों को ना आने दें, तो पता चले अपोजिशन ही नहीं आ रही और आपको 172 बंदा पूरा करना पड़ रहा है हाउस में। सर इज इट पॉसिबल? क्लासा साहब कमाल का सवाल आपने किया। देखिए जितनी भी मूवमेंट चल रही है ना इमरान खान को हटाने की, वो 3.5 साल से अगर और मगर के इर्द गिर्द चल रही है। सर पॉलिटिक्स होती इसी चीज का नाम है, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज या इस तरह की चीजें। सर आपका सवाल मैंने सुन लिया सर, अब मैं जवाब अर्ज करूं? जी सर प्लीज। देखे ना जितनी भी इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, अगर ये हो गया तो उसका नतीजा ये होगा कि इमरान खान चले जाएंगे, अगर ये ना हुआ तो उसका नतीजा ये होगा इमरान खान चले जाएंगे। अगर डिस्क्वालिफिकेशन उस स्टेज के ऊपर आई जब उसके अंदर इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा तो इमरान खान चले जाएंगे। अगर वोटिंग के ऊपर कोई दे दी स्पीकर ने रूलिंग, जो उनका इख्तियार है, उनके पास इनहेरेंट पावर है, हर मसले पे रूलिंग दे सकते हैं, अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती, उसमें से भी अगर निकल आती है ये सारी, अगर आप इसको रह गए 8 दिन, और मैं आपको जो आपके पास जिस तरह इतलात होती है हमारे पास भी शायद होती हूँ, हम एक ही शहर के बासी हैं सारे जो इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। असल बात यह है कि अगर मगर से ये बात शुरू हुई थी
अभी तक तो कोई अगर नहीं हुई ना, किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि जी हम नहीं जा रहे, किसी हमारे एलआई ने नहीं छोड़ा, सारे यकसू हैं, सारे कैबिनेट का हिस्सा हैं, सारे हमारे साथ हैं। एक बात ये हो गई। दूसरा ये है कि जब मोड ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो पहले वो मोशन आइन में लिखा हुआ है कि उस मोशन को रखना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर। वो भी नहीं हो सकता कि आप अच्छा जी मोशन तो इधर ही रहने दें, आप जरा इमरान खान साहब से आप मुतालबा करते हैं कि अगर ये हुआ है तो इसलिए आप आइए तो आप अपनी पहले अक्सरियत साबित करें। वो नहीं है। जो इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था वो एक मॉरल हाई ग्राउंड थी। लीगल रिक्वायरमेंट किसी जगह भी नहीं लिखी हुई थी कि आपका सेनेटर हारे और नेशनल असेंबली में आपको अगर उसको वोट ना पड़े तो आप वोट ऑफ, इसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई थी और हम अक्सरियत, भारी अक्सरियत, बल्कि ऑलमोस्ट 99% लोग इसी बात के हामी थे कि हमें जाना चाहिए और हमें जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, इसलिए कि उसी असेंबली के अंदर। लेकिन वो एक रिक्वायरमेंट लीगल नहीं थी, ये जो लीगैलिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा एक और मैं आपसे बात करूं, अब आ जाइए मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर। इतनी तकरीरें इन्होंने की वोट को इज्जत दो, उसके बाद गिलानी साहब दरमियान में से जीत के निकल आए, उसके बाद इन्होंने वोट को इतनी इज्जत देने की तकरीरें इनकी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में से, उसमें से जो तारड़ साहब थे अक्सरियत आज भी उनके पास है, उसमें से फिर गिलानी साहब निकल आए और वो अपोजिशन लीडर हो गए। तो ये वोट को इज्जत देने का सिलसिला, इस बात पे भी तो कभी आप इखलाकी धज्जियां तो चारों तरफ से सर बिखर गई हैं, मगर आप कह रहे हैं अगर मगर सारी सियासत ही अगर मगर भी आ गई है। दो अगर तो हो गई है ना कि एक जहांगीर खान ग्रुप और एक अलीम खान ग्रुप, वो तो अगर नहीं है, वो तो पूरा हो चुका है। मेरा सर सवाल आपसे मैं एक और अगर आपके सामने मेरा सवाल सुन ले। मैं ये जब यहाँ से डाकखाने से स्पीकर साहब से इलेक्शन कमीशन में जाएगा, पहली बात ये है कि वो उसका क्या टाइम फ्रेम क्या है और जो डिस्क्वालिफाई ऑफिस है। नहीं, मेरा ये है कि इलेक्शन कमीशन को कितनी जल्दी उसको करना पड़ेगा और वो जब तक डी नोटिफाई, डिस्क्वालिफिकेशन उस वक्त होगी जब वो डी नोटिफाई होगा कि जब स्पीकर भेज देगा उसी वक्त वो डिस्क्वालिफाई हो जाता है। ये नोटिफिकेशन की हद तक मैं आपसे इत्तफाक कर चुका हूं, पहले ही ये सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं। मैं रूल्स ऑफ बिजनेस की बात मैंने अलग की। अच्छा मैं अब आपके जो सवाल था मैं आपके सामने दो अगर रखता हूं और मुझे यकीन है कि आप इसके ऊपर जरूर तबसरा करेंगे। पहली अगर ये है कि ये शहबाज शरीफ जो इस वक्त जिनको उम्मीदवार कहा जा रहा था कल परसों तक, अब वो कहते हैं कि हमने जरा इस पे पर्दा डाल दिया है। इनको रात 8 बजे नामजद किया था, उस वक्त जब इनकी पार्टी और इनके भाई वजीर आजम से हटे थे और पंजाब हाउस के अंदर मीटिंग हुई थी गालिबन, और उसमें इनको वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद किया गया था। और जो इनकी भतीजी हैं, जो अवानों की बहू हैं, उन्होंने इनको कबूल नहीं किया और अगले दिन मेरे एक गांव वाले जो थे वो शाहिद साहब वो उम्मीदवार हो गए। आज दूसरी अगर ये है कि आज अगर वो यहाँ होती तो पता लगता कि नवाज शरीफ ऑन बोर्ड हैं और मरियम अपने चाचू को वजीर आजम बनाना चाहती हैं। आज तो वो मौजूद ही नहीं थे सिरे से। तो ये तो इतनी बड़ी अगर है कि इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए कि अगर ये एक पेज के ऊपर है तो एक हाउस तो इन ऑर्डर हो। जो पार्टी का आप कह रहे हैं, मैं आई टोटली एग्री कि लोगों के वहां पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं जिनका इजहार वो कर रहे हैं। तो यही तो जमहूरियत है, जो तब्दीली है कि लोग बात कर सकते हैं। बाकी तो खानदानों की जो सियासत है वहां तो कोई बात ही नहीं कर सकता, वो मिलते ही नहीं है तो बात किससे करेंगे। ये बुनियादी फर्क है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दो ऐसी चीजें हैं कि अगर मरियम नहीं थी तो इसका मतलब क्या निकलेगा, और अगर वो होती तो इसका मतलब क्या निकलता। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब यह है कि फिर चाचू तो नहीं आ रहे। चले इस पे फिर सर जी फिर कोई मैच डालेंगे, फिर कोई मुलाकात करेंगे, कोई फिर आपसे डुएल लड़ी जाएगी। सर थैंक यू वेरी मच, आपने मैं ज्वाइन किया, बड़ा तफसील के साथ, बड़े पैशन के साथ आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू हुकूमत को था हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट। बाबर रवान साहब हमारे साथ मौजूद थे और ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कि ये नंबर्स की गेम है या असाब की गेम है, एक्चुअली इस गेम में हो क्या रहा है, होने क्या वाला है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, आफ्टर लिसनिंग टू बाबर रवान साहब ने जो जितनी भी बातें की हैं और सीइंग द सिचुएशन, क्या लग रहा है कितना सीरियस मामला? सीरियस तो खैर जाहिर है, मगर बड़ी आगे जो है ना, जो भी सिनारियो ले लें, बड़ी पाकिस्तान में गंदी सियासत होने जा रही है। बहुत ज़्यादा गैर इस्तेहकामी बढ़ेगी, जो मर्जी आप कर लें।
अगर मगर वो कह रहे थे कि आप बातें कर रहे हैं, है ही सारी अगर मगर। एक अगर तो बहुत बड़ा ये है कि क्लियर है कि अगर प्राइम मिनिस्टर के एलाइज के ज़रिए इनको फारिग किया जाता है फिर तो वो आईनी मामला है। अगर इनके ज़रिए नहीं, फ्लोर क्रॉसिंग के ज़रिए पीटीआई के अरकान को तोड़ के किया जाता है तो उसमें फिर ये भी देखना होगा कि दूसरी तरफ से कितना तोड़ते हैं। मगर उसके बाद मेरा ख्याल है फिर असम्बलियों के डिज़ोल्व होने का, नेशनल असम्बली के होने का बहुत इम्कानात बढ़ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जो लोग फ्लोर क्रॉस करेंगे तो स्पीकर उनको उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए मूव कर देगा। तो अगली दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर दूसरा जब री इलेक्ट होने की बारी आएगी तो वो बंदे डिस्क्वालीफाई हो चुके होंगे, तो बड़ा मुश्किल होगा 172 बंदे उनके लिए भी पूरे करना। तो उस सूरत में ये भी है। दूसरा, एक इतनी एब्सेंट बट्स हैं सूबों के अंदर, ये क्लियर नहीं है कि पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है कि वहाँ पे सूरत हाल ये है कि अलीम खान और जहांगीर खान उनको जो है बुज़दार पसंद नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बजीदा के बुज़दार को रखना है, और अलीम खान को जो है परवेज़ लाई पसंद नहीं है, परवेज़ लाई साहब कहते हैं अलीम खान पॉसिबल नहीं है। सो वहाँ क्या खिचड़ी पड़ने वाली है, पूरा मैरी गो राउंड है। सो वहाँ का एक अपना मसला है। फिर ये सारे सिनारियों में सदर तो पीटीआई का ही रहेगा, तो जब गन पड़ जाना है तो उसमें फिर आप क्लास साहब सही पूछ रहे थे कि बाबर रवान साहब से कि आप जो कह रहे हैं कि बगैर काउंटिंग के ही आप डिस्क्वालीफाई करेंगे, ये लीगली तो कोई इसकी समझ नहीं आती। मगर जब आपकी नीयत ही गन डालने की हो तो ये भी गन पड़ेगा। तो बाकी सूबों का नहीं पता कि वहाँ पे गवर्नमेंटें डिज़ोल्व होंगी कि नहीं होंगी, ये भी पहली दफ़ा होगा। हालांकि कानून में इसकी गुंजाइश है मगर ये हुआ कभी नहीं है पाकिस्तान में। फिर कोई पता नहीं कि गवर्नर राज लगने शुरू हो जाए तो उसकी ग्राउंड है या नहीं है, वो भी सारे अदालतों में फैसले चले जाएंगे। गवर्नर राज तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे लगता है, प्राइम मिनिस्टर ना हुआ तो फिर कैसे लगेगा? अगर मैं गलत नहीं कह रहा। वो बात ये है कि जब गंद डालना है ना, नहीं आप उसको, ये तो फिर मतलब सारी चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं कर सकते ना। आपके गंद के नाम पे आप कोई लॉ रूल कॉन्स्टिट्यूशन आप नहीं, यहाँ नहीं मैं कह रहा, पंजाब के अंदर गवर्नर जो है, उसी का गवर्नर राज लगाने के लिए प्रेसिडेंट ऑर्डर करेगा। प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर की उसकी समरी जानी चाहिए कि ये करे। अगर प्राइम मिनिस्टर ही उनका नहीं है तो वो कैसे गवर्नर साहब वहाँ पे ये सदर साहब वहाँ पे गवर्नर जब नजर आ रहा हो पंजाब में, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे अगर नहीं है अभी कर डिसॉल्व भी कर सकते हैं, गवर्नर राज लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब इमरान खान साहब बैठे हैं जब तक नहीं, वो जो है अभी तो नहीं, अभी तो वो डिज़ोल्व कर सकते हैं, अगर पंजाब की डिज़ोल्व कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे इतने एब्सेंट बट्स हैं। पर ये भी तो क्वेश्चन है, पीपल्स पार्टी जो है फॉर एग्जांपल वो ये सारा हो भी जाएगा, वो कहे जी नेशनल असम्बली डिज़ोल्व कर लें, हमने सिंध की नहीं डिज़ोल्व करनी है गवर्नमेंट। तो वो एक गवर्नमेंट चल रही है यहाँ की, वो केपी की रह रही है, तो वो एक अजीब, एक दूसरे को पता चल रहा है जी प्राइम मिनिस्टर जो है जो नया आया वो अटक में नहीं जा सकता, दूसरा अटक पार नहीं कर सकता, दूसरा लाहौर से इधर नहीं आ सकता। तो अजीब एक खिचड़ी सी पक जाती है। तो वो जो भी अब सिनारियो ले ले उसके अंदर वैसे ही ये खरीदो फरोख्त का जब मामला हो जाता है शुरू, उससे एक पहले तो ऑफकोर्स ये होता रहा है मगर वो सेनेट में होता रहा है और वो खुफिया राय शुमारी में होता रहा है, उसका एक पर्दा रहा है। जब ओपनली ये वाला चीज़ होती है तो यहाँ लोगों को याद है कि जब हमने उस ज़माने में जर्नलिज्म में थे कि जब ये छांगे मांगे हुए और मरी के अंदर रखे गए, उनके बंदों को ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ है, वो उनको जो है किसी को गिरफ़्तार किया गया, छापे मारे जा रहे हैं, किसी को रोक लिया गया है, किसी को ज़बरदस्ती पकड़ लिया गया है। तो ये उस तरफ पॉलिटिक्स होने जा रही है। और आज बड़ी मैं देख रहा था कि बड़े हंस के सारे बातें कर रहे हैं कि जी हमने उनके तोड़ लिए हैं, उनके तोड़ लिए हैं। पहले इन्हीं पार्टियों ने 14 तरमीम बना के बड़े सख्त रूल, ये जो जिसका जिक्र कर रहे थे 63A, जो ये बनाया कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी और ओपन शो ऑफ हैंड से 2008 के बाद नहीं हुई। 5-5 साल मुकम्मल उन्होंने ये लॉ कब आया था, मगर 2008 के बाद कोई 5-5 साल मुकम्मल किए गए, तो ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हुई ओपनली शो ऑफ हैंड के जरिए। तो उस तरफ जब जा रहे हैं
तो फिर देखें इसकी कोई इंतहा नहीं है। बल मैं अभी भी कहता हूँ सर, इनको दिखा वो खब्बी दिखा के सज्जी मारने वाला काम करने वाली अपोजिशन, उन्होंने इनको इन चक्कर में डाल दिया है कि आपके लोग हम तोड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है, मैं चलो ज़्यादा नहीं कर रहा, उन्होंने अलाइज़ के ज़रिए ही इन पे अटैक करना है कि इनके जो अलाइज़ हैं ये कल को, ये इमरान खान साहब को अगर किसी को वाच करने की ज़रूरत है वो इनको अपने अपने अलाइज़ को वाच करने की ज़रूरत है, ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल या जिसकी बात कर रहे हैं ना कि हम गंद डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वॉच करने के लिए तो फिर एलिफेंट इन द रूम है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का फिर एस्टेब्लिशमेंट का सुन लें सर, वो इस दफ़ा वो कहते थे खान साहब को बड़ा शौक रहता था, इन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे न्यूट्रल अंपायर्स। तो उन्होंने कहना कि आपकी दफ़ा पहला मैच जो है ना, बड़ा मैच आप खेल रहे हैं तो न्यूट्रल अंपायर के साथ खेल रहे हैं, घोड़ा भी है, तलवार भी है, मैदान भी है, हम भी न्यूट्रल हैं, फिर आप एक दूसरे के साथ डुअल चुअल चाकू छुरा मार रहे हैं, वो कर लें। सो खान साहब को जितनी फायर फाइटिंग करनी पड़ गई है, इनको चौधरी के घर जाना पड़ गया। कल वो MQM को जा रहे हैं जिसको कातिल कहते थे, हमारे दोस्त बाबर मान साहब बड़ी इज्जत है मेरे दिल में, बड़ी मेरी दोस्ती तल्लुक है उनसे बड़ा। वो जब ये कहते हैं कि दूसरी पार्टी इमोरल और उसमें जा रही हैं, तो खान साहब और ये PTA भी तो मॉरल ग्राउंड पे नहीं खड़े हुए थे। जिनको डाकू चोर कहते थे उन्हीं के वोट से वो वज़ीर आज़म बन बैठे हैं, जिनको कातिल कहते थे कल उनके उस पे जा रहे हैं, 9-0 पे जा रहे हैं। सो हाई मॉरल ग्राउंड तो फिर किसी साइड पे नहीं खड़े ना। अगर पीपल्स पार्टी नवाज लीग जो है वो क्लेम तो नहीं करते थे ना कि हम वहाँ पे फरिश्ते हाथ में तस्में लेके तो नहीं आते थे ना। वो जो भी हैं, चोर हैं, डाकू हैं, वो मानते हैं हाँ जी हम ऐसे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने कभी कोई आके कसम नहीं खाई जी मैं बड़ा हाजी साहब हूँ, मेरे नाम के साथ हाजी आसिफ जरदारी साहब लिखा जाए। वो तो कहते हैं जैसे हूँ जहाँ हैं कि बुनियाद मुझे एक्सेप्ट करें। सो प्रॉब्लम तो खान साहब के लिए यहाँ पे आ रहे हैं बहुत बड़े, कि इनके लिए तो वही एक इशूज़ हैं। सो इस दफ़ा जो वो है, वो जिन्होंने दस्ते शफकत रखा हुआ था, मेरी तलाश ये, बल्कि बहुत सारों के ये कौन सा कोई सीक्रेट है कि दस्ते शफकत जो है ना, शेख साहब फरमाते थे तो दस्ते शफकत हट गया है, इसलिए इतना सारा मेरा ख्याल खान साहब को वहां पे जाना पड़ गया। 9-0 जिनको कातिल कहते थे और चौधरी की जिनको डाकू कहते थे उनके पास जाना पड़ गया। इसी वजह से इतनी सारी सिचुएशन देखने को मिल रही है। अब इसमें होगा क्या एंड में, ये अभी देखना बाकी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, ये डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।